असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक शानदार कोठी में अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। एक दिन उनके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके सर पर एक गठरी रखी होती है। उस गठरी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई चादरें होती हैं। वो गेट पर खड़े गार्ड से कहती है कि मुझे अंदर जाना है। गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं और किससे मिलना चाहती हैं। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की माँ हूँ और उन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। ये सुनकर गार्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे और सर पर गठरी रखी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो। गार्ड को उसकी बात का यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे एक तरफ साए में बिठा देता है और अंदर जाकर अपने साहब को सारी बात बता देता है। जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये सुनते हैं तो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। उनके साथ उनकी बीवी भी बाहर आती है। गेट के पास बैठी अपनी अम्मा को असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं। लेकिन माँ तो अपने बेटे को देखते ही पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा अब कामयाब हो गया है और गुरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। ये सब देखकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। शायद मेरा बेटा कोई और ही है। बुढ़ापे में यादाश्त भी साथ नहीं देती। ये कहकर वो वापस जाने लगती है और उसका बेटा भी अपनी बीवी के साथ अंदर चला जाता है। मगर जाने से पहले वो अपनी गठरी पास लाती है और गार्ड से कहती है कि बेटा, मेरे लिए एक ख़त लिख दो। गार्ड अम्मा के कहने पर ख़त लिख देता है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि ये ख़त अपने साहब को ही दे देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर उस बूढ़ी अम्मा ने ख़त में क्या लिखवाया था और क्यों उसके बेटे ने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था? आइए जानते हैं पूरी हकीकत को इस कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब चलते हैं कहानी के आगाज़ की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी पाकिस्तान के एक गांव की है। वहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे। शौहर का नाम अब्दुल रऊफ़ और बीवी का नाम खदीजा बीवी था। उनकी शादी को 8-10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वो दोनों बहुत परेशान रहते। जिस हकीम या डॉक्टर का कोई बता देता, वहाँ जाकर इलाज करवाते, और जिस दरबार या मिसाल के बारे में कोई कह देता, वहाँ जाकर दुआएं मांगते, नज़र न्याज करते, ताकि अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से अता करे। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। फिर एक दिन खदीजा बीबी को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर उन्होंने फ़ौरन अपने शौहर अब्दुल रऊफ़ को खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनते ही दोनों दोनों खुशी के मारे झूम उठे। अब्दुल रऊफ़ तो बरसों से औलाद ना होने के दुख में मुब्तला रहता था और इस गम में शराब पीने का आदी हो चुका था। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अब उसके घर में भी नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है, तो खुशी के मारे और भी ज़्यादा शराब पीने लगा। वक्त गुजरता गया और खदीजा बीबी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। मगर जैसे जैसे वो दिन करीब आया, अब्दुल रऊफ़ को पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका जिगर बुरी तरह ख़राब हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह का मेहमान है और इस बीमारी का तो वो इलाज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वो गरीब लोग थे और इतना पैसा कहाँ से लाते। पैसा ना होने की वजह से वो अपनी बीमारी के बायस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। दिल ही दिल में घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन अपनी बीवी को इस बारे में कुछ खबर ना होने दी। फिर डिलीवरी का वक्त आ गया और खदीजा बीबी ने एक फूल जैसे बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर घर में खुशी का समा छा गया। उधर अब्दुल रऊफ़ अपनी बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे औलाद तो नसीब हो गई है, अब मेरा सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये सोचकर उसने खुशी के मौका पर और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। मगर ज़्यादा शराब नोशी ने उसकी बीमारी को और तेज़ कर दिया और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। अब घर में एक तरफ बेटे की पैदाइश की खुशी थी, तो दूसरी तरफ शौहर की मौत का गम। खदीजा बीबी को एक बेटा मिला, लेकिन साथ ही अपने शौहर को खो दिया। इस हादसे ने उसे सख्त सदमे में डाल दिया। वो सोचने लगी कि अब मैं अकेले अपने बेटे की परवरिश कैसे कर सकूंगी। कुछ दिनों तक तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार उसकी मदद करते रहे, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सब ने हाथ खींच लिया। यूं खदीजा बीबी बिल्कुल तनहा रह गई और अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उसके कांधों पर आ गई। अपने और बेटे के पेट पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उसका शौहर एक दिहाड़ीदार मजदूर था। उनके पास न ज़मीन थी, न खेत खलियान। बस गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था जो विरासत में मिला था। खदीजा दूसरों के घरों में बर्तन, झाड़ू पोंछा और कपड़े धोने जैसे काम करके मजदूरी से अपने बेटे को पालने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा बड़ा होने लगा
उसका नाम उसने अंसार रखा था। अंसार अब स्कूल जाने लगा और उधर उसकी माँ घरों में मजदूरी करने जाती रही। वो घरों में काम करके उसकी फीस वक्त पर जमा करवा दिया करती थी। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी के दिन गुजरते गए। अंसार अब 10वीं जमात में पहुंच चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल लेने आई हुई थी, तो रास्ते में अंसार ने अपनी माँ से कहा, अम्मा आप अब मुझे स्कूल लेने मत आया करें, क्योंकि जहाँ सब बच्चे आपको देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तेरी माँ तो लोगों के घरों में बर्तन धोती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। असल में खदीजा बीबी ने अपने बेटे का दाखिला एक बड़े और अच्छे स्कूल में करवाया था, और जिन घरों में वो काम करने जाया करती थी उन घरों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। वो बच्चे अंसार से कहते, तेरी माँ तो हमारे घर झाड़ू पोछा करने आती है, और तू नौकरानी का बेटा है, तू बहुत गंदे हाल में रहता है। हमारे साथ ना बैठा कर, तुम लोग गंदे हो। अपने 14 साल के बेटे के मुंह से इतनी तलख और शर्मनाक बातें सुनकर खदीजा बीबी पहले तो बहुत गुस्से में आई, लेकिन फिर सोचा कि शायद बेटे को भी ये सब बुरा लगा हो, इसलिए वो मुझसे ऐसे कह रहा है। तो वो अपने बेटे से कहने लगी, ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अब तू खुद ही स्कूल आ जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अंसार की स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। पढ़ाई में वो बहुत ज़हीन था। उसके उस्ताद भी खदीजा बीबी से कहा करते थे कि आपका बेटा बहुत लायक है, ये आगे चलकर ज़रूर किसी बड़ी पोस्ट तक पहुंचेगा। ये सब सुनकर खदीजा बीबी को भी यकीन होने लगा कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम ज़रूर रोशन करेगा। वो अक्सर अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। और दोस्तों, अंसार भी अपनी माँ के इस ख्वाब को पूरा करने में लग गया। आगे की पढ़ाई के लिए उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन शहर में पढ़ाई के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ ने कहा, बेटा तू पैसों की फिक्र ना कर, मैं आज 3 घरों में काम करी हूँ, कल से 5 घरों में काम कर लूँगी। मैं काम के लिए घरों की तादाद बढ़ा लूँगी, लेकिन तुझे पैसों की तंगी कभी नहीं आने दूंगी। बस तू जी जान और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना। ये कहकर अंसार पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब माँ हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये उसके खर्चे के लिए भेज दिया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उसने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कोचिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि अंसार ने बचपन से ही अपने घर की गुर्बत और तंगदस्ती देखी थी। इसलिए वो बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता रहा। अल्लाह ताला की फजल से एक दिन उसकी मेहनत रंग ले आई और वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर बनते ही उसने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। ये खबर सुनने के बाद खदीजा बीबी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे मोहल्ले में वो ढंढोरा पीटने लगी, मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है। मगर मोहल्ले के लोग उनकी बात का यकीन ना करते। वो समझते कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। वो कहते कि इसका बेटा तो कई साल पहले इसे छोड़कर शहर चला गया था। ये काम वाली का बेटा भला असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बन गया। लोग उनका मजाक उड़ाते, मगर खदीजा बीबी को इस बात की बेहद खुशी थी कि उनका बेटा ऑफिसर बन चुका है। कुछ ही अरसे बाद अंसार अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और वो अपनी माँ को बताए बगैर ही इस लड़की से शादी भी कर बैठा। जब अंसार को इस लड़की से मोहब्बत हुई थी तो वो दोनों खूब बातें करते थे, मगर अंसार ने कभी भी उसे अपनी फैमिली या अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने उस लड़की से ये कहा हुआ था कि मैं बिल्कुल यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसकी पोस्टिंग हो गई। शादी तो वो पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन उसने ये बात अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही खदीजा बीबी रोने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी के बड़े ख्वाब सजा रखे थे और बेटे ने एक ही लम्हे में इन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद माँ बेटे के दरमियान काफ़ी बातें हुईं। अंसार ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं अभी इसी शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा शानदार सरकारी बंगला भी मिला है, मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। उसने अपनी माँ को अपना पता भी दे दिया। तो माँ ने कहा, बेटा तू मुझे लेने कब आएगा, कम से कम मुझसे मिलने तो आ जा, अपनी बीवी से भी मिलवाया कर, एक बार बहू को तो दिखा दे। लेकिन अंसार हर बात बात को घुमा देता और कह देता, अम्मा वक्त आने पर मैं आपको भी ले आऊँगा और आपकी बहू से भी मुलाकात करवा दूँगा। इसी तरह 2 साल और गुजर गया। फिर एक दिन अंसार ने अपनी माँ को फ़ोन करके खबर दी, अम्मा मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही बुढ़िया माँ की अरमान और भी बढ़ गया, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब पोते की खुशी भी मिल गई थी।
ये सब सोचकर खदीजा बीबी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने फिर अपने बेटे से पूछा, बेटा तू मुझे लेने कब आएगा? यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे में ये पागल हो गई है, जो हर किसी से कहती फिरती है कि मेरा बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। अगर वो इतना बड़ा ऑफिसर होता तो कब का मुझे अपने साथ ले गया होता। लेकिन इस पागल बुढ़िया को कौन समझाए। मगर अंसार फिर से बात को टाल देता, अम्मा वक्त आने पर मैं सबके मुंह खुद ही बंद कर दूंगा। दोस्तों, अब वो दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी उनके दिल में बहुत ज़्यादा थी। खदीजा बीबी के पास कुछ पैसे जमा थे। वो इन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने निकल पड़ी। अंसार ने जो पता बताया था वो उन्हें याद था। सबसे पहले वो बाजार गई और अपनी बहू के लिए एक सूट खरीदा, अपने पोते के लिए खिलौने खरीदे और साथ कुछ मिठाई भी ले ली। ये सब सामान एक गठरी में बांधकर सर पर रखा और ट्रेन पकड़कर उसी शहर जा पहुंची जिसका पता उन्हें अंसार ने दिया था। अब दोस्तों, अपने बेटे के घर को ढूंढने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन चूंकि उन्हें अपने बेटे का नाम मालूम था और ये भी कि वो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उन्होंने रिक्शे वाले से कहा कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर अंसार के घर ले चलो, मैं उनकी माँ हूँ। पहले तो रिक्शे वाले को यकीन ही ना आया, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब हालत में थी। वो सोचने लगा कि भला एक बड़े अफीसर की माँ ऐसी हालत में कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी वो उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के घर तक छोड़ आया और कहा, अम्मा उतर जाइए, ये वही अफीसर का घर है जिस अफसर से आप मिलना चाहती हैं। उनका नाम भी बाहर दीवार पर लगी प्लेट पर लिखा हुआ है। जैसे ही खदीजा बीबी गेट के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है, अम्मा कहाँ घुसी चली आ रही हो, आपको यहाँ किससे मिलना है? तो बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ। तुम जाकर अपने साहब से कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को यकीन ही नहीं आता, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वाकई ये उनकी माँ ही हो। तो वो अंदर जाकर खबर देता है। शाम का वक्त था। अंसार और उसकी बीवी दोनों साथ बैठे हुए थे। गार्ड कहता है, साहब बाहर एक बुढ़िया आई है, वो खुद को आपकी माँ बता रही है और आपसे अभी मिलना चाहती है। ये सुनकर अंसार की बीवी चौंक जाती है और कहती है, अंसार आपने तो मुझे कहा था कि आप यतीम हैं और इस दुनिया में आपका कोई नहीं, तो फिर ये माँ कहाँ से आ गई? अंसार घबरा कर कहता है, मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चल कर देखते हैं ये कौन है। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकलते हैं। जैसे ही खदीजा बीबी अपने बेटे को देखती हैं, तो खुश होकर कहती हैं, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब्र नहीं हो सका तो खुद ही तुझसे मिलने आ गई। मगर अंसार फौरन कहता है, ये क्या बकवास करी हो तुम, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, जाओ अपने बेटे को कहीं और ढूंढो। ये सुनकर खदीजा बीबी चौंक जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका बेटा कामयाब इंसान बनकर अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं समझ रहा, इसलिए मिलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटी कोई बात नहीं, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। उम्र का तकाजा है, बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए गलती से तुम्हारे घर आ गई। ये कहकर अंसार अपनी बीवी को साथ लेकर अंदर चला जाता है और उधर बुढ़िया अकेली दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। खदीजा बीबी गार्ड को बुलाती है और कहती हैं, बेटा क्या तुम मेरे लिए एक ख़त लिख सकते हो? गार्ड कहता है, ठीक है अम्मा, मैं लिख देता हूँ, बताओ ख़त में क्या लिखूँ? तो बुढ़िया उसे एक ख़त लिखवाती हैं और कहती हैं, जब मेरा बेटा बाहर आए तो ये ख़त चुपके से उसे दे देना, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि अम्मा जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई है। गार्ड ख़त अपने पास रख लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान था कि आखिर इस खतून ने ख़त में ऐसी बातें क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि जो बातें खदीजा बीबी ने इस ख़त में लिखवाई थीं, उन्हें लिखने के बाद खुद गार्ड भी हैरान और परेशान रह गया। फिर कुछ ही देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब अंसार बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं, मेरी माँ कहाँ गई? तो गार्ड ख़त देते हुए कहता है, साहब आपकी माँ वहीं चली गई हैं जहाँ से आई थी। अंसार ख़त जेब में रख लेता है और अंदर चला जाता है। वो घर के कामों में मसरूफ़ हो जाता है और ख़त पढ़ना ही भूल जाता है। फिर रात को जब वो अपने कपड़े बदल कर नाइट ड्रेस पहनता है तो उसकी बीवी वो कपड़े उठाकर रखने लगती है। तभी उसकी जेब से वो ख़त निकल कर नीचे गिर जाता है। अंसार के सामने ही ख़त ज़मीन पर आता है, तो उसे याद आता है कि ये ख़त तो माँ का ख़त है, जो मैं पढ़ना ही भूल गया था। ख़त को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। अंसार की बीवी वो ख़त उठाकर पढ़ने लगती है। ख़त पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान होकर अपनी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? एक वो माँ है जिसने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर इस हाल तक पहुँचाया, और एक तुम हो जो आज उसे पहचानने से भी इनकार कर गए। मुश्किलों के बीच माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया,
और आज तुमने उसका ये सिला दिया कि उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये बात सुनकर वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने शुरू में तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच है कि वो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पाला और पढ़ाया है और इस काबिल बनाया है। लेकिन जब वो अचानक यहाँ आ गई तो मैं घबरा गया कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसीलिए मैंने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उसकी बीवी उसे समझाती है कि ये बहुत गलत बात है, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। बीवी की बातों पर अंसार बहुत ही जज्बाती हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि मैंने आज तक अपनी माँ के साथ जो भी रवैया इख्तियार किया है वो बिल्कुल गलत था। वो फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी माँ और बेटे को लेकर गांव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा और उन्हें भी अपने साथ ले आएगा। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बुढ़िया अम्मा ने इस खत में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, इस खत में बुढ़िया अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार कर देगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारा अपना एक ख़ानदान है, तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और ये भी दुआ करती हूँ कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार ना करे। ये सब बातें इस खत में लिखी हुई थी। अगले ही दिन दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को लेकर इसी गांव पहुंचते हैं जहां अम्मा रहती थी। इसके बाद अंसार अपनी माँ के कदमों में गिर जाता है। वो अपनी माँ के कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उसकी बीवी भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब आप अचानक हमारे सामने आ गई तो ये घबरा गए और कुछ भी समझ नहीं पाए, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन पूरी रात इसी बात को सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ़ कर दें। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है। वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है। फिर पूरे मोहल्ले में कहती है कि देखो, आज मेरा बेटा मुझे लेने के लिए वापस आ गया है, जो कि एक बड़ा ऑफिसर भी बन चुका है। ये सब देखकर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई ये बुढ़िया सच कहती थी कि इसका बेटा ऑफिसर है। इसके बाद अंसार अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आता है और अपने घर में रखकर उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता है। उसकी बीवी भी उसकी माँ के साथ नहायत अच्छा सलूक करती है और खदीजा बीबी भी अपने पोते के साथ दिन भर खेलते हुए खुश रहा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी जिसमें एक ऑफिसर ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने सारी ज़िंदगी मुश्किलात सहकर अपने बेटे को पाला था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑफिसर के बारे में? उसकी माँ के बारे में आपके क्या राय है? उसकी बीवी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।